हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टेल ऑफ हर्डिंग गॉड एनिमे का एक एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि किन्मो, ग्रैनीसी और ग्रैंडपा जियान ने मिलकर यहाँ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी पर आखिरकार कब्जा कर लिया था। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यान किंगडम की 10 मिलियन वाली आर्मी तेजी के साथ सीधा जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की तरफ ही बढ़ती आ रही है। ये आर्मी 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड थी, जिन्हें लीड करने वाला था जनरल किन का फादर मास्टर जियान। दूसरी तरफ किन्मो और उसके ग्रैंडफादर्स को भी इस आर्मी के आने की खबर मिल चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए किन्मो पहले से यहाँ सिटी गेट पर मौजूद था। तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडपा डेफ भी आ जाता है, जिसे देखकर किन्मो सवाल करते हुए कहता है कि आखिर बाकी के ग्रैंडपास यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि ये आर्मी तो काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी और ग्रैंडपा डेफ और किन्मो अकेले मिलकर इन्हें नहीं रोक पाएंगे। मगर तभी अचानक ग्रैंडपा डेफ किन्मो से कहते हैं कि अब तक तुमने तलवार की ताकत तो देख ली, आज के दिन तुम कलम की ताकत भी देख लो। जो कहते साथ ही उन्होंने वहाँ पर एक पेंटिंग मैप क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो किन्मो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ ग्रैंडपा डेफ की उसी पेंटिंग से शुरू होती है, जिससे ग्रैंडपा डेफ ने बनाते हुए अचानक से चारों तरफ फैला दिया था। इस पेंटिंग मैप की वजह से ग्रैंडपा डेफ आसपास के मौसम को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए ग्रैंडपा डेफ ने यहाँ पर जैसी ही बिजलियां बनाई, तभी अचानक हम देखते हैं कि आर्मी पर आसमान से बिजलियां गिरने लगी। ये बिजलियां काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिससे टकराते हुए कई सारी एयरशिप डिस्ट्रॉय हो गई। यान किंगडम की आर्मी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इवन के मास्टर गुली भी हैरान होकर सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर अचानक से ये थंडर क्लाउड्स कहां से आ गए, ये तो हमारी एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। दूसरी तरफ मास्टर जियान इतने आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं था। वो फौरन से अपने वाटर जुआनवू आर्मी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हमें हवा में बड़े बड़े आइस शील्ड चाहिए। जो सुनते ही पानी के अंदर मौजूद जुआनवू आर्मी ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया और आइस शील्ड की मदद से हम देखते हैं कि ऊपर के थंडर क्लाउड्स छुप गए। जबकि दूसरी तरफ किन्मो ये सब देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा डेफ ने तो सिर्फ आसमान में थंडर क्लाउड पेंटिंग बनाई थी और इसी से उन्होंने कई सारी एयरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पेंटिंग की स्किल को इस तरह से जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहना पड़ेगा कि ग्रैंडपा डेफ ने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ग्रैंडपा डेफ ने अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए हवा में बहुत बड़े बड़े टोर्नेडोज क्रिएट करना शुरू कर दिए। जिन जायंट टोर्नेडोज को देखकर तो यान किंगडम के होश ही उड़ गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। पहले वो थंडर क्लाउड्स जिन्हें हमने आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक किया, और अब ये टोर्नेडोज, आखिर ये सब आ कहां से रहे हैं। यहाँ मास्टर गुली तो मास्टर जियान से कह रहा था कि हम लोगों को फौरन से अपनी एयरशिप्स को पीछे की तरफ मोड़ना होगा, लेकिन मास्टर जियान जवाब देते हुए कहते हैं कि अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी। इन टोर्नेडोज की वजह से हमारे हजारों सोल्जर्स मारे गए, हमें बहुत सारा नुकसान झेलने को मिला। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। हम देखते हैं कि उन टोर्नेडोज ने आइस शील्ड को ब्रेक कर दिया, साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद कई सारे एयरशिप डिस्ट्रॉय होने लगे। मास्टर गुली तो यहाँ पर कैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मैं समझ गया, मुझे लगा था कि डाजू कॉन्टिनेंट में सिर्फ स्पीयर गॉड किंग, गॉडली थीफ, हेवनली ब्लेड मास्टर और पॉइजन किंग है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं। उन चारों के अलावा भी यहाँ पर डाजू कॉन्टिनेंट में कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनमें से कोई ना कोई एक ही ये सब कर रहा है। यहाँ पर ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ मास्टर जियान ने फौरन से जनरल युआन को एक मैसेज भिजवा दिया कि तुम व्हाइट टाइगर आर्मी को लीड करो, जबकि दूसरी तरफ मैं फ्लेम फिनिक्स आर्मी को लीड करूंगा। हम दोनों मिलकर इन सारे के सारे टोर्नेडोज और साथ ही साथ थंडर क्लाउड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर जनरल युआन ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो व्हाइट टाइगर आर्मी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर व्हाइट टाइगर किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करवा देता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर जियान ने भी यहाँ पर फ्लेम फिनिक्स आर्मी का इस्तेमाल करते हुए यंग फायर फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी। और यही इन्हीं दोनों फॉर्मेशंस का एक साथ इस्तेमाल करके ये लोग हवा में मौजूद थंडर क्लाउड और साथ ही साथ उन टोर्नेडोज पर हमला करते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करके पूरी तरीके से आसमान को साफ कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी में आ गया था, जहाँ पर जनरल किन अपने फादर और अपनी आर्मी का इंतजार कर रहा है। तभी अचानक प्रिंसेस यूसी यहाँ पर भागते भागते जनरल किन के पास आकर उन्हें बताती है कि हमें गोल्डन ईगल की मदद से आपके फादर से एक मैसेज मिला। उनके मैसेज के मुताबिक किसी डीमन ने एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में उन पर हमला कर दिया है। वो यान किंगडम की आर्मी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जो सुनकर जनरल किन को लगता है कि शायद ये डीमन कल्ट के लीडर की वाइफ होगी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि आपने तो कहा था कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। इवन आपने ये भी कहा था कि डीमन कल्ट की लीडर की वाइफ हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें बेवकूफ बना रहे थे। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड जो कि असल में ग्रैनीसी है, वो फौरन से ग्रेट नरिशिंग डिमोनिक स्क्रिप्चर की पावर एक्टिवेट कर देती है, ताकि वो यहाँ पर जनरल किन का भरोसा जीतकर उसे ये बता सके कि मैंने ऑलरेडी डीमन कल्ट की लीडर की वाइफ को जान से मार डाला है।
जनरल किन को भी सिटी लॉर्ड पर भरोसा हो चुका था। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड जनरल किन को बताता है कि किसी ने आपकी तरह मुझे भी धोखा देने की कोशिश करी, लेकिन ये काम जिसने भी करा हो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं उसके कई सारे टुकड़े कर दूंगा ताकि मैं तुम लोगों को खुश कर सकूं। मगर जनरल किन, मैं चाहता हूँ कि जब यान किंगडम का नेशन मास्टर यहाँ पर आ जाए तो आप उसके सामने मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो ताकि वो मुझे इसका एक बड़ा सा इनाम दे सके। यहाँ ये सब कहने के बाद वो जनरल किन के सामने ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो जनरल किन का साथ दे रहा है, लेकिन ये सब तो बस सिर्फ दिखावा था। ग्रैनी सी यहाँ पर जनरल किन का टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि वो अपने साथियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त ले सके। मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस यूसी को यहाँ सिटी लॉर्ड पर थोड़ा सा शक हो गया था क्योंकि सिटी लॉर्ड की स्मेल पहले से अलग महसूस हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी के गेट पर आ जाता है जहाँ पर किन्वू पहले से मौजूद था। तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडपा बुचर भी आ जाता है, जिसे देखकर किन्वू खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार ग्रैंडपा बुचर आप भी यहाँ पर आ गए। जो सुनकर दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुचर जवाब देते हुए कहता है कि नेशन मास्टर खुद यहाँ पर आ रहा है, तो बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे ना आता। मेरा यहाँ पर आना तो जरूरी था क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से उसके टुकड़े करना चाहता हूँ। मगर ग्रैंडपा बुचर जब यहाँ ये सब कह ही रही थी तभी अचानक उन्हें आसमान में उड़ता हुआ एक परिंदा दिखाई दिया जो कि इनका सिग्नल था कि हम लोगों का सेकंड प्लान ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इस सेकंड प्लान के मुताबिक हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मास्क ने यहाँ पर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल्जर्स को बेहोश कर दिया, जिसकी वजह से किन्वू के बाकी के ग्रैंडपास भी यहाँ पर आ जाते हैं और धीरे धीरे से ये लोग पूरे के पूरे जियांगलोंग ड्रैगन सिटी पर कब्जा करने लगे। यहाँ पर आते हुए विलेज चीफ गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिरकार नेशन मास्टर ने डासू कॉन्टिनेंट के खिलाफ एक्शन करने का फैसला कर ही लिया, अब अपनी पूरी जान लगा देना क्योंकि नेशन मास्टर मैं तुम्हें इस मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। यहाँ पर हम लोगों को नेशन मास्टर की एक झलक देखने को मिली जो कि इस वक्त अपने यान किंगडम में ही मौजूद था और वो दूर से ही गोल्डन ईगल का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों को मैसेज भिजवा रहा है। इस सारे के सारे हमले और एक्शन का मास्टरमाइंड असल में कोई और नहीं बल्कि नेशन मास्टर ही है। ये एक फुल स्केल इन्विजन था। विलेज चीफ को भी इस बारे में अंदाजा था कि नेशन मास्टर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने अपने ग्रैंडपा और साथ ही साथ कुछ और साथियों को इसी काम पर लगा दिया था कि सिटी के अंदर मौजूद जितने भी सिटीजन है उन सब लोगों को टेंपल के अंदर इकट्ठा कर लो। विलेज चीफ की इस ऑर्डर को सुनते ही वो ग्रैंडपास बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, वो फौरन यहाँ से चले गए। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बुचर ने भी अपने ब्लेड इंटेंट को यहाँ स्लैश के फॉर्म में बाहर की तरफ निकालते हुए ड्रैगन पिलर्स के अंदर डाल दिया था। किन्वू तो ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि ग्रैंडपा बुचर आखिर आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर ग्रैंडपा बुचर बताते हैं कि इस वक्त यान किंगडम की आर्मी बहुत बड़ी है। पहले तो हम उन्हें बाहर की तरफ रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें रोकने में कामयाब ना हो पाए तो हम लोगों का सेकंड प्लान शुरू हो जाएगा और सेकंड प्लान यही है कि हम इन गोल्डन ड्रैगन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे जिनके अंदर मेरा ब्लेड इंटेंट डला हुआ है। मैं आसानी के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये सुनते ही किन्वू को सारा प्लान समझ आ गया। वो समझ जाता है कि रात होने पर जब यान किंगडम की आर्मी यहाँ डाजू कॉन्टिनेंट में इंटर करेगी और वो जैसे ही यहाँ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी पहुंचेगी तो ग्रैंडपा बुचर इन दोनों पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और इन पिलर्स के ना होने की वजह से डाजू कॉन्टिनेंट का अंधेरा उन सारी की सारी आर्मी को निकल जाएगा और जियांगलोंग ड्रैगन सिटी के नॉर्मल लोगों को कुछ ना हो इसलिए उन सब लोगों को टेंपल और पैलेस के अंदर इकट्ठा कर दिया गया है जिसके ऊपर तो स्टार स्टोन्स मौजूद है और इसी वजह से वो जगह महफूज रहेगी। ये प्लान तो वाकई में कमाल का था, जहाँ ग्रैंडपा बुचर कहता है कि हाँ अब सब कुछ ग्रैंडपा डेफ पर डिपेंड करेगा कि वो आखिर इस आर्मी को किस हद तक रोक पाता है। ये सुनकर दूसरी तरफ ग्रैंडपा डेफ ने यहाँ पर यान किंगडम की आर्मी को रोकने के लिए अपने सबसे पावरफुल पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया जिसे 18 हेल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है और इस पेंटिंग को बनाते हुए हम देखते हैं कि ग्रैंडपा डेफ की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, जो देखकर हमें समझ आ जाता है कि यकीनन इस पेंटिंग से ग्रैंडपा डेफ की काफी भयानक यादें जुड़ी होगी क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी बल्कि इस पेंटिंग को खून से बनाया जाता था। इस पेंटिंग को बनाते ही हम देखते हैं कि अचानक वहाँ चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरा चारों तरफ फैलने के बाद नीचे और सामने की तरफ से नर्क का द्वार ओपन होना शुरू हो जाता है। ये नर्क का द्वार काफी जरा अजीब और भयानक था, जहाँ पर हमें कई सारे खौफनाक चीजें देखने को मिलती है। इवन की यान किंगडम की आर्मी भी इन खौफनाक नजारों को देखकर घबराने लगी। वो सबके सब डर के मारे चीख कर बोलने लगी कि आखिर ये सब क्या है, ऐसा भयानक नजारा हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखा। नेशन मास्टर को भी उस आदमी के बारे में मालूम हो चुका था जो कि अपनी पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिलियंस ऑफ आर्मी को अकेले ही रोक कर रखा हुआ है और ऐसा सिर्फ एक ही आदमी हो सकता था जिसके बारे में नेशन मास्टर ने कई अरसे पहले सुना था। साथ ही साथ वो इस 18 हेल पेंटिंग के बारे में सुनते ही फौरन इसे पहचान गए थे क्योंकि इसके बारे में वो एक कहानी बचपन में ही सुन चुके थे। इस 18 हेल पेंटिंग को बेइंतहा दर्द और तकलीफ का इस्तेमाल करते ही बनाया जा सकता है। इसी तकलीफ का इस्तेमाल करके जहन्नम के दरवाजे को ओपन किया जाएगा और ये काम नेशन मास्टर की नजरों में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो कि असल में टियान टू किंगडम का क्राउन प्रिंस था।
टियांटो किंगडम के उस क्राउन प्रिंस को पेंटिंग्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो जब भी पेंटिंग्स बनाता वो उनमें पूरी तरीके से खो जाता। वो अपने किंगडम का सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान माना जाता था, जबकि साथ ही साथ उसके स्किल्स भी लाजवाब थे। सब लोग ही उसकी पेंटिंग्स को देखकर दंग रह जाते। अगर आसान लफ्जों में कहो तो वो एक टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड इंसान था, लेकिन वो जब भी अपनी पेंटिंग्स बनाता वो पूरी तरीके से बहरा हो जाता। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो अपनी पेंटिंग्स में इतना सारा मसरूफ होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। कई कई दिनों तक तो वो खाना भी नहीं खाता था। इवन कि जब एक दिन रॉन्ग वुल्फ किंगडम ने टियांटो किंगडम पर हमला कर दिया था तब भी उसे इस जंग की खबर नहीं हुई। टियांटो किंगडम खुद को उस हमले से बचा नहीं पाया, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को इस हमले की खबर तब हुई जब उसकी पेंटिंग पर खून आकर गिरा। इस खून को देखकर जब क्राउन प्रिंस होश में आया तो वो सामने की तरफ देखता है कि उसका टियांटो किंगडम तो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है। उसके किंगडम का हर एक इंसान मारा जा चुका है। इवन की रॉन्ग वुल्फ किंगडम वाले इतने ज्यादा जालिम थे कि उन्होंने क्राउन प्रिंस की बीवी और उसकी बच्ची को यहाँ घोड़ों के कदमों के नीचे कुचलकर जान से मार डाला। जबकि इसके अलावा उन लोगों ने क्वीन की गर्दन को काटकर यहाँ उसके सर को सिटी गेट पर लटका दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो एम्परर के सर को काटने के बाद उसके साथ मौज मस्ती कर रहे थे। ये सब देखकर तो क्राउन प्रिंस पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था। उससे बहुत सारा अफसोस और गम का सामना करना पड़ा। वो पूरी तरीके से टूटकर पागल होने लगता है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसका गम इतना ज्यादा शदीद था कि वो खुद को ही कोसने लगा। वो खुद से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसके कान होते हुए भी वो कुछ सुन नहीं पाया। भला ऐसे कान किस काम के। इसलिए हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए खुद के कान काट दिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने कानों के पर्दे भी खुद पाड़ देता है, खुद को सजा देने के लिए। इसके बाद क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर अपनों के ही खून से एक पेंटिंग बनाना शुरू कर दी और अपने दुख का इस्तेमाल करते हुए उसने 18 हेल पेंटिंग क्रिएट कर दी थी। जो 18 हेल पेंटिंग यहाँ जहन्नम के रास्ते को ओपन कर देती है और पूरा के पूरा टियांटो किंगडम उसी के अंदर जा गिरा। रॉन्ग वुल्फ किंगडम की मिलियंस की आर्मी यहाँ पर इसी जहन्नम के रास्ते में गिरते हुए पूरी तरीके से वहीं पर फंस कर रह गई। मगर उसी दिन के बाद से टियांटो किंगडम का क्राउन प्रिंस भी कहीं पर गायब हो चुका था। किसी ने भी उसे नहीं देखा। और दोस्तों टियांटो किंगडम का वो क्राउन प्रिंस असल में कोई और नहीं बल्कि डाजू कॉन्टिनेंट में मौजूद हमारा ग्रैंडपा डेफ ही है। दूसरी तरफ नेशन मास्टर यहाँ पर अपने साथियों को बताता है कि एक बार मैं टियांटो किंगडम की उसी कैपिटल वाली जगह में गया था जहाँ अभी भी 18 हेल पेंटिंग बनी हुई है। ये 18 हेल पेंटिंग असल में जहन्नम के 18 लेयर्स है जिन्हें बारी बारी करके मैंने गुजरते हुए उन्हें डीपली अंडरस्टैंड किया। और इन हेल के लेयर से गुजरने के बाद ही मैं उस आदमी के गम और दर्द को अच्छे से समझ पाया हूँ। मैं उस क्राउन प्रिंस को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था, इसलिए मैंने अपने एम्परर के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि वो हमारे एकेडमी में हॉल ऑफ पेंटिंग सेज के नाम से भी एक डिपार्टमेंट ओपन करवा दे, जहाँ पर इसी तरह की पेंटिंग टेक्निक सिखाई जाएगी। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डाजो कॉन्टिनेंट में मेरा सामना उसी पेंटिंग सेज से हो पाएगा। सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि मैं पेंटिंग सेज को अपने एकेडमी का मास्टर बनाना चाहता था, लेकिन वो तो यहाँ हमारे दुश्मन के तौर पर हमारे सामने खड़ा है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ग्रैंडपा डेफ पर भी आ जाता है, जिनके 18 हेल पेंटिंग को बनाते हुए आंखों से आंसू बह रहे थे। किन्मो भी उनके दर्द और दुख को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा डेफ ने चूंकि इस 18 हेल पेंटिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, तो वो इसके अटैक को रेडी करना शुरू कर चुके। जहाँ हम देखते हैं कि डीमन स्कल के मुंह के अंदर से यहाँ आसमान से लावा नीचे की तरफ गिरने लगा और ये लावा जिस एयरशिप पर गिरता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगा। मास्टर जियान और जनरल युआन ये देखकर तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इस तरह के किसी भी खतरे का सामना कभी नहीं किया था। ये 18 हेल पेंटिंग सच में किसी जहन्नम की तरह थी, जहाँ पर मौजूद सोल्जर जान से मारे जाने लगे। इवन की इस 18 हेल पेंटिंग में कई सारे डीमंस भी मौजूद थे, जो कि शैडो के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ते हुए सोल्जर्स पर कब्जा करके उन्हें जान से मार रहे थे। मास्टर जियान के पास यहाँ अपने सोल्जर्स को इस तरह से बेरहमी के साथ मरता हुआ देखने के सिवा कुछ भी नहीं था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हम देखते हैं कि यान किंगडम के कई मिलियन सोल्जर जान से मारे गए। मास्टर जियान जहाँ कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक गोल्डन बर्ड आ जाता है, जो कि नेशन मास्टर का एक मैसेज लेकर आया हुआ था। और इस मैसेज में एक तरीका था जिसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर जियान अपने साथियों को लेकर इस 18 हेल पेंटिंग से बाहर जा सकता है। इस मैसेज को पढ़ते ही मास्टर जियान फौरन अपने सारे के सारे कमांडर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि चलो हमें 4 सिंबल बैटल फॉर्मेशन बनानी होगी। सिर्फ यही एक तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। मास्टर जियान की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे कमांडर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जिन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर यहाँ पर 4 सिंबल बैटल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दी। इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन, फायर फिनिक्स फॉर्मेशन, स्वानवू टर्टल फॉर्मेशन, अजूर ड्रैगन फॉर्मेशन, ये चारों के चारों फॉर्मेशन हजारों लाखों सोल्जर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से बनकर अपनी सारी की सारी पावर यहाँ बीच में मौजूद मास्टर जियान की तरफ ट्रांसफर करने लगे। जिस एनर्जी को एक साथ यहाँ मास्टर जियान के पास इकट्ठा हुआ
देखकर विली चीफ को भी समझ आ गया था कि ये प्लान जरूर मास्टर जियान का नहीं बल्कि नेशन मास्टर का ही होगा, क्योंकि इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में ऐसा काम सिर्फ नेशन मास्टर ही सोच सकता है। यहाँ पीछे की तरफ नेशन मास्टर के प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसे हुआ। हम देखते हैं कि मास्टर जियान ने वो सारी की सारी एनर्जी अपने स्वॉर्ड में इकट्ठा करते हुए एक जोरदार स्लैश के साथ सामने की तरफ मौजूद डीमंस पर चल दी थी, जो कि उस 18 हेल पेंटिंग को बीच में से काट देती है और सामने की तरफ रास्ता हो चुका था। यहाँ विली चीफ ये देखकर नेशन मास्टर की तारीफ करने लगे कि मानना पड़ेगा कि हजारों मील दूर रहकर भी नेशन मास्टर ने अपनी आर्मी को इस मुश्किल से निकाल दिया। जो सुनकर तो ग्रैंडपा बुचर भी हंसना शुरू हो गए और वो खुश होते हुए कह रहे थे क्या मजा आएगा, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन दो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन को आपस में फाइट करता हुआ देखना चाहता हूँ, जिनमें से एक तो विली चीफ थे और दूसरा था नेशन मास्टर। ये दोनों ही दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर कहलाए जाते हैं। जो सुनकर तो किन्मू भी इन दोनों की फाइट को इमेजिन करने लगा और यहाँ पर इन दोनों की फाइट्स को इमेजिन करते हुए किन्मू कहता है कि अगर इन दोनों का आपस में टकराव हो गया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस लड़ाई की वजह से पूरी की पूरी धरती कांप जाएगी। यहाँ चूंकि अब ग्रैंडपा डेफ की 18 हेल पेंटिंग को काट दिया गया था तो विली चीफ उसे आवाज देते हुए कहते हैं कि मास्टर डेफ तुमने अपना काम कर दिया, अब बाकी की जंग इसी जियोंगलोंग ड्रैगन सिटी में होगी, जो जंग काफी सारा भयानक मंजर लेने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ नेशन मास्टर पर भी आ जाता है, जिनके पास मास्टर गुली आ चुका था और वो उन्हें गुड न्यूज देते हुए बताता है कि हमारी आर्मी उस मुश्किल से निकल चुकी है। ये सब कुछ नेशन मास्टर आपकी समझदारी की वजह से हो पाया। अगर आपने वो डायग्राम्स वहाँ पर ना भिजवाए होते तो शायद हम कभी भी उस मुश्किल से ना निकल पाते। ये सुनकर नेशन मास्टर मास्टर गुली का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि थैंक यू यहाँ वक्त पर आकर मुझे रिपोर्ट करने के लिए। मास्टर गुली जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, मैं 200 साल तक डाजू कॉन्टिनेंट में फंस कर रहा, अगर मैं वहाँ फ्रीज ना होता तो शायद मैं इस जंग में आपकी और ज्यादा मदद कर पाता। लेकिन नेशन मास्टर अगर आप अपनी तलवार खुद बाहर की तरफ निकालकर इस जंग में हिस्सा लेते तो उस पेंटिंग बनाने वाले डीमन की हिम्मत ही ना हो पाती कि वो आपके सामने खड़ा भी हो पाए। जो सुनकर नेशन मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, उस आदमी के सामने अपनी तलवार निकालने से मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरे स्वॉर्ड्समैन टेक्निक उसी की एक पेंटिंग से इंस्पायर है। मैंने उसकी एक पेंटिंग देखी थी जिसमें उसने एक मास्टर को बनाया था, उसकी तलवार काफी ज्यादा तेज चमक रही थी। उस तलवार की चमक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस तलवार ने अभी अभी खून को चखा हो। पता नहीं आखिर वो पेंटिंग किसकी होगी। मैं दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि यकीनन वो पेंटिंग विली चीफ की होगी, लेकिन नेशन मास्टर इस बात को नहीं जानता। वो यहाँ पर कहता है कि मैं जब भी उस पेंटिंग को याद करता हूँ, मैंने कई 100 साल तक अपने स्वॉर्ड्समैन टेक्निक को मास्टर करने की प्रैक्टिस करी, लेकिन मैं अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। बल्कि मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि क्या मेरी स्वॉर्ड्समैन स्किल उस पेंटिंग में मौजूद आदमी के लेवल तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। यहाँ नेशन मास्टर की ये सारी बातें सुनकर मास्टर गुली उनसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप जानते हैं कि वो पेंटिंग आखिर किसकी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेंटिंग वाला स्वॉर्ड मास्टर भी डाजू कॉन्टिनेंट में मौजूद होगा? जो सुनकर नेशन मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है फिर तो एक न एक दिन उस स्वॉर्ड मास्टर और मुझे एक दूसरे के आमने सामने आना होगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि नेशन मास्टर किसी भी हाल में डाजू कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहता था और इसलिए उसने अपनी सारी की सारी आर्मी डाजू कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना कर दी है। वो किसी भी हाल में पीछे की तरफ पलटने वाला नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जनरल किन पर आ गया, जो कि गोल्डन ईगल का इस्तेमाल करते हुए अपने फादर और साथ ही साथ नेशन मास्टर को मैसेजेस भिजवा रहा था ताकि वो उन्हें जंग के मैदान के बारे में पहले से ही आगाह कर सके। साथ ही साथ वो यहाँ पर सिटी लॉर्ड से सवाल करते हुए कहता है कि सिटी लॉर्ड, आपने कहा था कि जिस भी डीमन ने मेरी आर्मी के खिलाफ वो पेंटिंग्स और स्पेल का इस्तेमाल किया था आप उसे पकड़कर सजा दोगे, तो बताओ कि आखिर वो डीमन कहाँ पर है? जो सुनकर सिटी लॉर्ड यहाँ जनरल किन से माफी मांगते हुए कहता है कि ऑलरेडी मैंने अपने सोल्जर्स को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काम पर लगा दिया है। जैसे ही मुझे उस डीमन के बारे में कुछ भी मालूम होगा मैं फौरन से उसे पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। जो सुनकर जनरल किन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि मेरे नेशन मास्टर ने 300,000 की एक सीक्रेट आर्मी दोबारा से यहाँ की तरफ रवाना कर दी, जो कि मरे हुए और जख्मी सोल्जर्स की जगह लेगी। आज की रात तक हो सकता है कि जियोंगलोंग ड्रैगन सिटी में हमारी आर्मी पहुंच जाए। इस बार मैं नहीं चाहता कि कोई भी हादसा हो, इसलिए हर चीज को आपको क्लोजली देखना होगा। मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसा आप कहे। जबकि अंदर की तरफ ग्रैनी सी गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रही थी कि ये नेशन मास्टर तो एक नंबर का कमीना है, इसने 300,000 की एक और बड़ी सीक्रेट आर्मी यहाँ पर भेज दी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। विली चीफ को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द विली चीफ को ये इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से भिजवानी होगी। यहाँ सिटी लॉर्ड को देखकर अभी भी प्रिंसेस यूजी को उस पर शक हो रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ सिटी गेट में मौजूद यहाँ किन्मो और उसके ग्रैंडपास पर आ जाता है, जो कि देख पा रही थी कि यान किंगडम की आर्मी तो सिटी गेट तक पहुंच चुकी है और अंधेरा होने
से पहले ही ये लोग सिटी के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब हम क्या करें? जिस पर ग्रैंडपा बुचर जवाब देते हुए कहता है कि हम क्या करेंगे, हम इस आर्मी को यहीं पर फाइट करते हुए रोक कर रखेंगे। जो कहती है वो खुद को फाइट के लिए तैयार कर लेते हैं, मगर सामने की तरफ से तो कई मिलियन सोल्जर्स की एक आर्मी आ रही थी और साथ ही साथ धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। यहाँ ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।